कल पूरे दिन और पूरी रात देश की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे लोग चिढ़कर गुस्से में गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने जो कुछ बताया और जो बहुत कुछ छुपाया वो सब भी आपको पता है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया ने पूरी बेबाकी से आपको जो कुछ बताया, जो कुछ दिखाया, और प्रदर्शन के दूसरे दिन आज भी आपको सब कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, वो भी आपके सामने है। उस सब को देखकर मैं भी आपकी तरह द्वेलित था। देशवासियों के जो भावना, जो सेंटिमेंट्स हैं, वही मेरे थे। लेकिन मैं एक आम आदमी होने के साथ साथ 25 साल पुराना पत्रकार भी हूं। मैंने बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की और कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल मुंह बाएं सामने खड़े हैं और जवाब मांगते हैं। आप ध्यान से देखिए इन सवालों को, और इन सवालों में छुपा है हमारी केंद्र में बैठी सरकार के कामकाज का तरीका। सवाल यह है कि राजनीतिक दुश्मनी में अब तक जिनको इस्तेमाल किया, अब उनको हमारे देश के उन नौनिहालों पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इसी सरकारी तंत्र का हिस्सा होकर मुंह मांगी फीस और मुंह मांगे कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेकर और उसके बाद सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं। उन बच्चों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार, उसमें लड़के लड़की का भेद ना करना, उम्र का भेद ना करना, निश्चित तौर पर हमारे सिस्टम के पूरे तरीके से संवेदनहीन होने की ओर इशारा करता है। वो जो सवाल जिनकी मैं बात कर रहा था, उसमें देखिए सबसे पहला सवाल, वो 200 से 250 जीन्स और टी शर्ट पहने, हेलमेट या स्कार्फ से चेहरा छुपाए लाठीबाज लोग कौन थे जिन्होंने 12वीं पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चों को बेरहमी से पीटा और घसीटा? मेरे सूत्र बताते हैं कि ये जो 200-250 लोगों का गैंग है, असल में 25-30 लोगों का एक ग्रुप है। ऐसे कम से कम 10 ग्रुप्स हैं जो पूरी दिल्ली में रहते हैं। इनका काम है सुबह उठना, आसपास के जिम में जाना, वर्जिश करना। इनके दूध, मक्खन, घी, अंडे, मटन, चिकन, सबका इंतजाम न जाने कौन सत्ता में बैठा हुआ करता है। ये शरीर से अति बलिष्ठ हैं, नौजवान हैं, कुछ खास समुदायों से इनका संबंध है, और ये अपनी इस नौजवानी में अनजाने में पथभ्रष्ट होकर सत्ता की कठपुतली बने बैठे हैं। इनका सबसे पहले उपयोग किया गया था शाहीन बाग के वक्त। तब भी हेलमेट पहने अचानक सिविल कपड़ों में कुछ लोग आए थे। उन्होंने महिला पुरुष का भेद किए बगैर लाठियां बरसाई थी। उसके बाद यही लोग नजर आए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। वहां भी लड़के लड़की का भेद नहीं किया गया था, और जो दिल्ली पुलिस की स्टाइल है उससे बिल्कुल जुदा तरीके से बाकायदा जो मेस थे उसमें तोड़फोड़ की गई, जेएनयू के जो कैंपस है उसमें तोड़फोड़ की गई, और लड़के और लड़कियों से, छात्रों से मारपीट की गई। एक खौफ, एक दहशत बिठाने की कोशिश की गई उन लोगों में जो कि सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा के खिलाफ थे। कुल मिलाके अब जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, तो वहां पर सोनम वांगचुक के अलावा अगर प्रमुख रूप से मैं दीपके को हटा दूं, अभिजीत को, तो जो लोग बैठे थे वो सारे वामपंथी संगठन थे। आयसा के लोग थे, अन्य लोग थे, आदिवासी संगठनों के लोग थे। इन सभी लोगों में भारतीय जनता पार्टी की कोई खास जड़ें नहीं है। ऐसे में अपने इस गुंडा गैंग के जरिए उन लोगों के हाथ पैर तोड़वा देना, उन लोगों के धरना स्थल को तोड़फोड़ कर देना, मुख्य धारा के मीडिया से यह प्रचारित कर देना शाम को कि जंतर मंतर तो खाली हो गया है, और उसके बाद जब युवा आक्रोश पूरी शांति के साथ चुपचाप इंतजार करे और रात को 10 बजे बाद जब पुलिस वाले थके मांदे लौटने लगे, तब ये छात्र धीरे धीरे वापस आकर न केवल जंतर मंतर पर कब्जा कर लें, बल्कि वापस से अपना मंच स्थापित कर दें, वापस से अपना धरना स्थल स्थापित कर दें, और उसको अगले दिन सुबह उठकर पूरा देश देखे। सरकार की नीयत एक बात और से जाहिर होती है। जिस रैपिड एक्शन फोर्स को नीली वर्दी में दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास और सड़कों पर तैनात किया गया था, उनमें से एक भी महिला या पुरुष पुलिसकर्मी ने अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। आखिर क्या वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिसकर्मियों को अपनी पहचान छुपानी थी? असल में पहचान यूं छुपानी थी कि वो नए नए अपॉइंट हुए कमिश्नर श्रीमान अनुराग के इंस्ट्रक्शंस के तहत काम कर रहे थे,
सोचिए, इसके बगैर, उच्चाधिकारियों के ऐसे इंस्ट्रक्शंस के बगैर कैसे कोई कांस्टेबल स्तर का जो पुलिसकर्मी है वो हिम्मत कर सकता है नीट में जो रैंक हासिल कर चुका हो उस बच्चे के ऊपर डंडे चलाने की। और इन बच्चों का रिएक्शन देखिए, जब आरएएफ के लोग, महिला और पुरुष पुलिसकर्मी थक हार कर अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे, तो इन बच्चों ने इन जाते हुए पुलिसकर्मियों को अपनी मासूम जबान में कहा, अंकल घर जाके अपने बच्चों को बताइएगा आप हम जैसे बच्चों को पीट कर आए हैं। बहुत अच्छा काम किया सर, घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों को मार के हंस रहे हो, प्राउड महसूस करना, प्राउड। बच्चों को बताना पकड़े। कल्पना कीजिए, जिनको उग्रवादी बताया जा रहा है, जिनको देशद्रोही बताया जा रहा है, वो न केवल सिस्टम में है बल्कि पारिवारिक सिस्टम के भी इंटीग्रल पार्ट है। अक्सर आजकल के फैशन में दाढ़ी बढ़ाए हुए, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए नौजवान को देख के लगता है कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कौन होगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो अकेले नहीं है, कभी कभी मैं भी आज की जेनजी को देख के ऐसे ही सोचता हूं। लेकिन अब आप देखिए वो वीडियो जिसमें आपको जेनजी का एक ऐसा ही बच्चा नजर आएगा। बाकी कहानी वो खुद कह रहा है। बताओ यार, एक तो पेपर भी ढंग से नहीं करवाते, एक तो मारते भी इतनी तेज। हम हर युग में जन्म लेते हैं, हर युग में मरते हैं, यही गद्दारों की बदौलत, तुम जैसे गद्दारों की बदौलत हम तुम्हारे बेटे हैं। लाठियां चलाते हो, शर्म नहीं आती? उतार दो ये वर्दी जो तुम्हारे ही बच्चों का गुलाम बनाती है। हम क्या सबक देना चाह रहे हैं हमारे होनहारों को कि पढ़ने लिखने वालों की गति भारत में यह होती है, जो लोग पढ़ते लिखते हैं और अच्छे अपने लक्ष्य तय करते हैं उनके साथ सिस्टम इस तरीके का बर्ताव करता है। और अब जो आप वीडियो देखेंगे उसको देखने के बाद आपकी आत्मा सिहर जाएगी। हम कहते हैं कि धरती पर अगर कोई भगवान है तो वो है डॉक्टर्स। तो अगला वीडियो है डॉक्टर्स की जबानी, वो भी महिला डॉक्टर्स की जबानी। मैं इसकी कोई व्याख्या नहीं करूंगा, आप खुद देखिए। ये दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में हुई बर्बरता का सबसे खुला स्टेटमेंट है जो कि डॉक्टर्स बन चुकी महिला डॉक्टर्स ने दिया है। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और आगे जाके लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जाहिर बात है कि इतनी बर्बरता के बाद जो 12वीं के और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी कही हैं जो कि कतई किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी पदासीन व्यक्ति के लिए नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन ये बात घर के बड़े को भी समझ लेनी चाहिए कि घर के बच्चे की सहन करने की शक्ति कितनी है, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, आपने उसे कितनी गुंजाइश दे रखी है देश के माहौल में और वो आपको कितना बर्दाश्त करेगा। मैं आपको एक भी वीडियो नहीं दिखाऊंगा कि वहां छात्रों ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा या गृह मंत्री के बारे में क्या कहा, लेकिन एक लाइन से पूरी बात स्पष्ट होती है। दिल्ली में मौजूद छात्रों को अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए। वो 3 मांगे जो कि पूरा देश 1 महीने से जानता है। देश के एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा को कल दोपहर में पता लगी। इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।